नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड ईपीसी 4 के अंतर्गत यूनिट 2 में हम सभी को पढ़ना है एथिक्स के बारे में। एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का हम अध्ययन करेंगे आज के क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, नीति शास्त्र जो है ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। एथिक्स को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ फिलोसफी। आपका जो दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र का एक ब्रांच इसे माना गया, एक शाखा माना गया है नीति शास्त्र को। आपके बीएड के पाठ्यक्रम में ईपीसी 2 के यूनिट 2 के अंतर्गत हम सभी को पढ़ना है नीति शास्त्र। तो आज का हमारा टॉपिक है नीति शास्त्र। हम नीति शास्त्र के बारे में जानेंगे, नीति शास्त्र क्या कहता है और इसके द्वारा हम कौन कौन से कार्यों का संपादन कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे आज के क्लास में। तो आप लोग क्लास के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में इससे आपके प्रश्न भी आते हैं नीति शास्त्र से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। नीति शास्त्र को हम लोग अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसे एथिक्स। नीति शास्त्र का अंग्रेजी होता है एथिक्स। इसे हम व्यवहार दर्शन, नीति दर्शन, नीति विज्ञान और आचार शास्त्र भी कहा जाता है। नीति शास्त्र के कई नाम हैं, आप नोट आउट कर सकते हैं। एक है व्यवहार दर्शन, दूसरा नीति दर्शन, तीसरा नीति विज्ञान और चौथा आचार शास्त्र भी कहा जाता है। यह दर्शन शास्त्र फिलोसफी की एक शाखा है। किसका ब्रांच है ये? फिलोसफी का, दर्शन शास्त्र का एक शाखा है, एक ब्रांच है। नीति शास्त्र में हम उन सामान्य सिद्धांतों का विवेचन करते हैं जिनके आधार पर मानवीय क्रियाओं और उद्देश्यों का मूल्यांकन संभव हो सके। नीति शास्त्र के अंतर्गत हम करते क्या है? उन विवेचनाओं का अध्ययन करते हैं, उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे मानवीय क्रियाओं के आधार पर निर्धारित होती है। जो भी हमारे मानवीय क्रियाएं हैं, मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, उसका मूल्यांकन करने के लिए नीति शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, नीति शास्त्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छा और बुरा यानी कि गुड और बैड। गुड कौन है और बैड कौन है, इसकी परिभाषा हम ढूंढते हैं नीति शास्त्र में। सही और गलत यानी कि राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग क्या है, सही और गलत क्या है, गुण और दोष, मेरिट एंड डिमेरिट। किसी के अंदर मेरिट है और किसी के अंदर डिमेरिट है, तो उसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? न्याय और जुर्म यानी कि जस्टिस एंड क्राइम। जस्टिस एंड क्राइम को हम लोग डिफाइन करते हैं। जितनी भी अवधारणाएं हैं, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, मेरिट एंड डिमेरिट, जस्टिस और क्राइम, इन जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करके नीति शास्त्र में मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करता है। जितने ही प्रश्न हमारे समक्ष आते हैं, चाहे वो गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, मेरिट एंड डिमेरिट, जस्टिस एंड क्राइम, इन जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करने का कार्य जो है नीति शास्त्र के द्वारा किया जाता है। इन सब घटनाओं को, इन सब अवधारणाओं को परिभाषित करके नीति शास्त्र में मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करता है। कोई कार्य यदि अच्छा है, यदि किसी को हम गुड कहते हैं तो वो गुड क्यों है, और यदि वो बैड है तो फिर बैड क्यों है। ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर हम नीति शास्त्र के अनुसार देते हैं, नीति शास्त्र में ढूंढते हैं। कोई भी कार्य अच्छा है, अच्छा नहीं है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम नीति शास्त्र के अनुसार किया जाता है। नीति शास्त्र जो है मानव आचरण में सही या गलत क्या है, इसका अध्ययन है। आप नीति शास्त्र को बोल सकते हैं कि मानव का जो आचरण है, मानव का जो बिहेव है, मानव का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में सही क्या है और गलत क्या है। यानी कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, जस्टिस क्या है और क्राइम क्या है। इन सब सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है
नीति शास्त्र में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन कराती है। एथिक्स क्या कराती है हमें? नैतिक सिद्धांत, मानव का जो मोरल सिद्धांत होता है, मोरल वैल्यू होता है, उसका अध्ययन हम करते हैं नीति शास्त्र के अंतर्गत। इसीलिए हम इसे नैतिक दर्शन के रूप में भी जानते हैं। आप नीति शास्त्र को, क्योंकि नीति शास्त्र क्या करता है, हमारे मोरल वैल्यू का अध्ययन कराता है, मोरल वैल्यू का स्टडी करता है, हमारे नैतिक सिद्धांतों का स्टडी करता है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं या क्या है, एक नैतिक दर्शन के रूप में भी इसे जाना जाता है। नीति शास्त्र को कहा जाता है कि नैतिक दर्शन भी है। नैतिक दर्शन यानी कि मोरल फिलोसफी, जिसका अर्थ नैतिक होता है। नैतिक जो है ग्रीक यूनानी शब्द एथिकोस से एथिक शब्द की रचना हुई थी। यदि हम एथिक शब्द की बात करें तो इसकी रचना ग्रीक यूनानी शब्द एथिकोस से एथिक्स की रचना हुई है। नीति शास्त्र में समाज द्वारा प्रतिस्थापित मानदंड एवं नैतिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में उचित और अनुचित मानवीय कृतियों एवं आचरण का अध्ययन किया जाता है। नीति शास्त्र में करते क्या है, मानव के जो व्यवहार है, उचित और अनुचित मानवीय कृतियों एवं आचरण का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अच्छा और बुरा, सही गलत, गुण और दोष जैसी अवधारणाओं को परिभाषित करके नीति शास्त्र मानवीय नैतिकता के प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करता है। नीति शास्त्र करता क्या है, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ देखी, जो गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, न्याय क्या है, जुल्म क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इन सब चीज़ों को परिभाषित करके मानव का जो मूल्य है, मानव का जो नैतिकता का मूल्य है, इन सभी प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करता है नीति शास्त्र। इसके साथ ही साथ यह हमारे कर्मों या आचरणों यानी कि क्रियाओं का समग्र अध्ययन करता है, अतः इसे आचरण शास्त्र भी कहते हैं। आप नीति शास्त्र को आचरण शास्त्र भी कह सकते हैं। आचरण शास्त्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे कार्यों का, हमारी क्रियाओं का, सभी का समग्र अध्ययन करता है। जो हम कार्य करते हैं, जो हमारे द्वारा क्रियाएं की जाती है, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं और आगे करेंगे, और या जो एक्टिविटी हम पहले से कर चुके हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन कौन करता है? एथिक्स करता है, यानी कि नीति शास्त्र करता है। इसीलिए हम इसे आचरण शास्त्र भी कहते हैं। आप नीति शास्त्र को आचरण शास्त्र भी कह सकते हैं। ये तो हो गई आचरण शास्त्र की बातें। यहाँ पर मुझे एक भगवत गीता का एक प्रकरण याद आ रहा है, एक घटना याद आ रही है कि भगवत गीता में भी, यानी कि महाभारत में भी हमें नीति शास्त्र का वर्णन मिलता है। आप सभी सोच रहे होंगे भगवत गीता महाभारत में नीति शास्त्र कहाँ से आ गया? उसमें भी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया। यदि आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहाँ हमें मिलता है कि उसमें भी नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है निष्काम कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण प्राणी जगत को निष्काम कर्म योग का संदेश दिया है। आप सभी को याद होगा, आप सभी ने पढ़े भी होंगे, जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है उस समय अर्जुन के द्वारा ये कहा जाता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सामने मेरे सारे सगे संबंधी खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, हमारे चाचा खड़े हैं, तो हम उनका युद्ध कैसे करेंगे, हम उनका वध कैसे करेंगे। उस समय ही श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया जाता है, उसे हम लोग भगवत गीता के नाम से जानते हैं। उसी में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के माध्यम से निष्काम कर्म योग का ज्ञान दिया गया है। अर्जुन ने दिया है श्री कृष्ण को, लेकिन वो संपूर्ण प्राणी जगत के लिए है, सभी के लिए है, जिसे कहा जाता है निष्काम कर्म योग का संदेश दिया गया है, जिसके अनुसार व्यक्ति को सदाचार के मार्ग पर चलते हुए बिना किसी फल की इच्छा किए हुए कामना रहित कर्म करना चाहिए। कामना हमें कर्म करना चाहिए, हमें कार्य करना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें बिना फल की इच्छा किए हुए, हमें ये नहीं सोचना है कि
हमें फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। हमें लगातार अपना कार्य करते रहना चाहिए, हमें लगातार कर्म करते रहना चाहिए। इसे ही निष्काम कर्मयोग कहा गया, यानी फ्री वर्क कहा गया है। हमें निष्काम कर्मयोग करना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी है। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, जैसे ये वीडियो हम लोग अभी यहाँ बना रहे हैं, कॉलेज में बना रहे हैं, तो हम लोग इसके फल की यदि चिंता करें, फल की चिंता कहने का अर्थ यानी कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं, क्या पता प्रशिक्षकों के द्वारा इसे देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, क्या मेरे द्वारा की जा रही इतनी मेहनत सार्थक होगी या नहीं होगी। यदि इन सब बातों पर हम विचार करें तो क्या करेंगे, हम इस वीडियो का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे क्या पता प्रशिक्षकों के द्वारा इसे देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, या देखा भी जाएगा तो इसे पालन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये कार्य हम जिस दिन सोचते हैं उस दिन से ये कार्य हमारा रुक जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें लगातार कार्य करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है। उसे ही कहा जाता है कर्मयोग, उसे ही निष्काम कर्मयोग कहा गया है, जो कि श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को कहा गया है, लेकिन वो संपूर्ण प्राणी जगत के लिए कही गई है। क्योंकि हमारे किए गए कार्यों का परिणाम हम निर्धारित नहीं कर सकते। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसके फल का निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। उस सफल का निर्धारण भगवान के द्वारा किया जाता है। आपके किए गए कार्यों के अनुसार ही आपके फल का निर्धारण होता है। अतः हमारा अधिकार केवल कार्य करने तक ही सीमित है। हमें करना क्या है, केवल कार्य करना, केवल कर्म करना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी है। निष्काम कर्म योग में यही बातें कही गई है। जिस दिन आप फल की चिंता करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपके कार्य में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है। तो हमें फल की चिंता नहीं करनी है, लगातार हमें कर्म करते जाना है, लगातार हमें कार्य करते जाना है। हमारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है, उसके आगे हमें नहीं जाना है। हमारा अधिकार कितना है, हमारा अधिकार है बस कार्य करना। आपका अधिकार है केवल पढ़ाई करना। पास होना ना होना तो ये आपके भाग्य की बात है, ये आपके कर्म पर आधारित है। जितना आप कार्य करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप कठिन मेहनत करेंगे, आपका परिणाम उतना ही बेहतर आएगा। यदि आप कार्य नहीं करते हैं, आप केवल भाग्य के भरोसे रहते हैं, तो क्या होगा, आपको कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, जो कि हम आप सभी के बीच साझा करना चाहेंगे। वो कहानी है, एक गुरु थे जिनके यहाँ 10-15 शिष्य रहा करते थे। वो गुरु इतने ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, प्रकांड पंडित थे, और उनके बारे में ऐसा कहा भी जाता था कि वो हमेशा जो है यमराज के यहाँ या बाकी देवताओं लोग में भी वो भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे। एक बार की बात है, वो यूं ही विचरण करने के लिए भगवान के दरबार में चले गए। तो उन्होंने देखा कि भगवान सभी मनुष्यों के भाग्य लिख रहे थे। धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, सबके भाग्य, किसके भाग्य में क्या है, किसके भाग्य में क्या मिलने वाला है, उन सब का वर्णन भगवान के द्वारा किया जा रहा था। तो जो गुरु थे, उनके मन में भी इच्छा हुई कि क्यों ना अपने कुछ शिष्यों का भाग्य जाना जाए। जो शिष्य, जो मेरे विद्यार्थी मेरे यहाँ रहते हैं, यदि उनका हम भाग्य जान लेंगे तो उन्हें हम बता सकते हैं कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। ये सोच करके वो भगवान के पास गए और अपने शिष्यों की भाग्य जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भगवान, आप जो भाग्य लिख रहे हैं, उनमें से कुछ मेरे शिष्यों का भी भाग्य आपने लिखा होगा, कुछ मेरे छात्रों का भी भाग्य आपने लिखे हैं। क्या आप उन सब का भाग्य मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उन्हें बताकर उन्हें निश्चित कर सकूं कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं, कहाँ तक उनका जाने वाले हैं, उनके लाइफ में क्या लिखा हुआ है, वो किस आधार पर जाए, कौन सा काम करे, कौन सा कार्य करे कि वो सफल हो सके। तो भगवान ने कहा कि आपने सही कहा, कुछ आपके कुछ शिष्यों का मैंने भाग्य भी जस्ट तुरंत लिखा है और यहाँ पर रखा भी है। लेकिन यदि मैं भाग्य आपको बता दूंगा और आप अपने शिष्यों को ये जानकारी दे देंगे, तो उस दिन से वो कार्य करना, कर्म करना छोड़ देंगे। गुरु को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे होगा।
वो तो सभी मेरे सानिध्य में रहते हैं, मेरे कहे अनुसार कार्य करते हैं, वो कार्य करना कैसे छोड़ देंगे? यदि उन्हें पता चल जाएगा कि उनका भाग्य में क्या लिखा है तो कार्य को छोड़ेंगे। तो भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखिए, यदि आपके किसी शिष्य को ये पता चल जाए कि वो आगे जाकर बहुत धनवान होने वाला है, उसके भाग्य में बहुत सारा धन लिखा हुआ है, तो उस दिन से वो कार्य करना छोड़ देगा। उसे ये समझ में आ जाएगी कि हम कार्य करें या ना करें, हमारे भाग्य में, हमारे नसीब में धन तो होगा ही, हमें तो मिल ही जाएगा, तो फिर हमें कार्य करने की क्या आवश्यकता है, हम कार्य क्यों करें? उस दिन से वो कार्य करना छोड़ देगा। और यदि किसी शिष्य के भाग्य में यदि धन नहीं है, उसे दरिद्र रहना है, उसके भाग्य में दरिद्र लिखा हुआ है, तो जैसे उसे मालूम चलेगा कि मेरे भाग्य में धन नहीं है, उस दिन से वो भी कार्य करना छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हम चाहे कितना भी कार्य करें, कितना भी मेहनत कर ले, हमें धन की प्राप्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे भाग्य में धन लिखा ही नहीं है, हमारे भाग्य में पैसा लिखा ही नहीं है। हम कितना मेहनत कर ले, हम कितना भी प्रयास कर ले, हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे भाग्य में पैसा या धन नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए इंसान को जो है अपना भाग्य नहीं जाना चाहिए, निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, लगातार कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान यदि काम करता है, कार्य करता है, तो उस कार्य के भरोसे वो अपना भाग्य भी बदल सकता है। जो मैंने भाग्य भी लिख दिया है, ये अभी के उसके कार्य के अनुसार लिखा गया है, लेकिन जैसे उसके कार्य में परिवर्तन होगा, उसी के अनुसार उसका भाग्य में भी परिवर्तन होते चला जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? निष्काम कर्म योग करना है। हमें भाग्य की चिंता नहीं करनी है, हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें लगातार समभाव से अपना कार्य करते रहना है। हमें जय पराजय किसी भी स्थिति में, चाहे हमारी जीत हो चाहे हमारी हार हो, हमें अपना कार्य नहीं छोड़ना है। चाहे हम कितनों ही बड़े शिखर पर पहुंच जाए या फिर कितनों ही दरिद्रता क्यों चले जाए, कितने नीचे पर चले जाए, हम अपना कार्य कभी नहीं छोड़ेंगे, हम लगातार अपना कार्य करते रहेंगे। तो इस कहानी से हम जाने कि हमें निष्काम कर्म योग करना है, हमें भाग्य की चिंता नहीं करनी है, जैसे कि श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को भी कहा गया संपूर्ण प्राणी जगत के लिए। तो हम पढ़ रहे थे नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में आप कोई कहे आपको नीति शास्त्र क्या है, तो सब एक शब्द में कह सकते हैं कि किसी आधार पर कोई कार्य सही है अथवा गलत, यह देखने का कार्य नीति शास्त्र करता है, वो नीति शास्त्र कहलाता है। यानी कि कोई हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य सही है या फिर वो कार्य गलत है, इन सब चीज़ों को देखने का कार्य नीति शास्त्र के द्वारा किया जाता है। यदि नीति शास्त्र को हम और आसान भाषा में समझना चाहें और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें, तो आप बोल सकते हैं या आप लिख सकते हैं, लिखिएगा सरल शब्दों में। नीति शास्त्र को हम और भी आसान भाषा में और भी सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। नीति शास्त्र उन मानकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जो किसी कार्य को सही या गलत ठहराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नीति शास्त्र क्या होता है? नीति शास्त्र उन मानकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जो किसी कार्य को सही या गलत ठहराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, कोई अगर सही है या कोई कार्य गलत है, तो ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, ये राइट क्यों है, ये रॉन्ग क्यों है, ये अच्छा क्यों है, ये बुरा क्यों है, इन सब चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक पहलू है नीति शास्त्र। तो आप कह सकते हैं नीति शास्त्र उन मानकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जो किसी कार्य को सही या गलत ठहराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नीति शास्त्र के जो है अनेक पहलू होते हैं। देयर आर मेनी एक्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स, यानी कि नीति शास्त्र के अनेक पहलू होते हैं। आप लिखना है आपको हेडिंग में, नीति शास्त्र के अनेक पहलू होते हैं। वो पहलू कौन कौन है, एक एक करके हम चलिए समझते हैं।
पहला आपका पहलू है नीति शास्त्र का, कार्य को करने का अभिप्राय या इरादा। कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है और इरादा क्या है। जैसे कि महाभारत का जो युद्ध हो रहा था उसका अभिप्राय क्या था और इरादा क्या था, आप सभी को ज्ञात है। तो हम कोई कार्य यदि कर रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है, इरादा क्या है, इन सब चीज़ों को नीति शास्त्र के अंतर्गत देखा जाता है। कोई कार्य कैसे और क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम नीति शास्त्र के अंतर्गत जानते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, सत्य यह है कि नीति शास्त्र का सीधा संबंध व्यवहारिक जीवन से होता है, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ से होता है, व्यवहारिक जीवन से होता है। नीति शास्त्र का जो है सीधा संबंध होता है व्यवहारिक जीवन से। नीति शास्त्र हमारे आदर्श आचरण के लिए विधियों का निर्माण करता है। नीति शास्त्र करता क्या है, जो हमारा आदर्श आचरण है उसके लिए विधियों का निर्माण करता है नीति शास्त्र। और इसका अंतिम पहलू है, नीति शास्त्र लोक प्रशासन का अनिवार्य अंग है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अनिवार्य अंग है। यदि आप में से कोई प्रशिक्षु या आपके कोई भी जानने वाले पहचान वाले यदि लोक प्रशासन की तैयारी करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उनको पता होगा उनके विषय में, उनके पाठ्यक्रम में नीति शास्त्र को शामिल किया गया है। तो नीति शास्त्र लोक प्रशासन का एक अनिवार्य अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग क्यों होता है, क्योंकि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयारी करते हैं। लोक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है, नीति शास्त्र का ज्ञान जरूरी है, इसलिए उसको एक अनिवार्य अभिन्न अंग माना गया, अभिन्न अंग करार दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे नीति शास्त्र के बारे में। हमने जाना नीति शास्त्र क्या है, एथिक्स किसे कहते हैं, और चूंकि ये विषय आपका लंबा है तो इसीलिए हमने इसको 3 भागों में इस वीडियो का निर्माण किया है। तो ये पार्ट 1 था। हम पार्ट 2 में जानेंगे नीति शास्त्र की 4 शाखाएं के बारे में। नीति शास्त्र के 4 ब्रांचेज हैं। 4 ब्रांचेज आपके हैं, वर्णनात्मक नीति शास्त्र, आदर्शवादी नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र। इसके बारे में हम अगले 2 वीडियो में जानेंगे। ये पहला वीडियो था, बाकी 2 वीडियो भी इसी सेक्शन में अपलोड किया गया है जिसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।